वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गुड न्यूज, दिल्ली सरकार ने दोगुने की राशन कार्ड के लिए आय सीमा अब 2.5 लाख कमाने वाले कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब वार्षिक आय सीमा को 1.2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे थे। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को बढ़ाने के मकसद से यह अहम निर्णय लिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी के लिए अब ज्यादा लोग एलिजिबल होंगे। दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार अब 20,800 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले परिवार राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वे दूसरे पात्रता मानदंड को पूरा करते हो, जैसे कि उनके पास कार या पक्का घर ना हो। दिल्ली में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर खुले। सीएम रेखा गुप्ता ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शकूरपुर से राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों से यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। आज के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर के माध्यम से लोगों को घरों के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगी। 4 जिलों में SIR फॉर्म का 100% वितरण पूरा, अब डिजिटलाइजेशन पर फोकस। दिल्ली के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में BLO द्वारा 100% मतदाता को SIR फॉर्म वितरित किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दिल्ली में अब तक कुल 1,40,40,600 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 99.55% है। वितरण कार्य लगभग पूरा होने के बाद अब चुनाव विभाग का पूरा ध्यान मतदाताओं द्वारा भरे फॉर्मों को ऑनलाइन पोर्टल और ऐप पर अपलोड करने पर टिक गया है। दिल्ली की 17 झुग्गी बस्तियों की बदलेगी तस्वीर। सरकार जमीन के उसी दायरे में देगी फ्लैट्स, जाने पूरी योजना। राजधानी में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को गति देने की दिशा में दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई आवास योजना पर काम को शुरू करने जा रही है। सरकार की रणनीति जहां झुग्गी वहीं मकान के सिद्धांत पर झुग्गी वासियों को बहुमंजिला मार्केट उपलब्ध करवाने की है, ताकि उन्हें अपने रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक परिवेश से दूर न जाना पड़े। इस योजना के लिए पहले चरण में 17 झुग्गी बस्तियों को शामिल करने की तैयारी है और झुग्गियों की कट आउट डेट जनवरी 2025 कर दिए जाने से अब फिर से झुग्गियों का विस्तृत सर्वे शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे लगभग सभी झुग्गी वाले सरकार की फ्लैट देने की योजना में आ जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे 4 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ मिलेगा। बारिश से हुए नुकसान पर मरहम, दिल्ली के किसानों को मिलेगा 75,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा। दिल्ली में पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर में हुई अधिक वर्षा और खेतों में जल भराव के कारण 4,442.41 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी हुई पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। प्रभावित किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 33.31 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को स्वीकृति दी है। प्रभावित किसानों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि की वितरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा कि सरकार दिल्ली के किसानों की हर संभव सहायता करने को तैयार है। सोनम वांगचुक के डॉक्टर ने सफदरजंग की रिपोर्ट को किया खारिज, बोले सरकारी लैब पर भरोसा नहीं। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर शनिवार तड़के जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कहा कि वांगचुक को आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई की गई है। वहीं सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू कर दिया है।
20 दिनों के उपवास और डॉक्टरों की सलाह को किया दरकिनार। अस्पताल में भी जारी है सोनम वांगचुक का अनशन। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन 20 दिन के उपवास से उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने अनशन जारी रखा है। उनकी पत्नी गीतांजलि जो अंगामी ने मांग की है कि परिवार को पिछले 20 दिनों से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई दवा या तरल पदार्थ न दिया जाए। सफदरजंग अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह अस्पताल लेकर पहुंची थी। उन्हें 7:40 पर भर्ती किया गया। वे पूरी तरह होश में और सजग थे, पर लंबे उपवास और डिहाइड्रेशन के कारण वे कमजोर हैं। जांच में शरीर में अम्लता बढ़ने के संकेत पाए गए हैं। पोटेशियम का स्तर कम मिला और ब्लड शुगर 78 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर मिली। गाजीपुर लैंडफिल की सफाई पर एनजीटी ने उठाए गंभीर सवाल। एमसीडी के 2027 के दावे पर संदेह। गाजीपुर लैंडफिल साइट को दिसंबर 2027 तक पूरी तरह साफ करने के नगर निगम के दावे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिकरण ने कहा कि जब प्रतिदिन करीब 1000 से 1100 मीट्रिक टन बिना उपचार वाला नया कचरा उसकी डंप साइट पर पहुंच रहा है, तो फिर 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को तय समय में पूरी तरह खत्म करने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एमसीडी के अपने आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली में प्रतिदिन 2200 से 2400 मीट्रिक टन ठोस कचरा निकलता है, जबकि 1200 से 1300 मीट्रिक टन ही निस्तारण हो पा रहा है। यानी प्रतिदिन करीब 1000 से 1100 मीट्रिक टन कचरा सीधे गाजीपुर लैंडफिल पर पहुंच रहा है। वह अभी भी उपवास पर है। वांगचुक की पत्नी ने कहा कोई इलाज नहीं किया, डॉक्टरों के सामने रखी शर्त। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। वहीं इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि परिवार की सहमति और पिछले 20 दिनों के उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की अनुमति के बिना सोनम वांगचुक को मुंह से या नस के जरिए कोई दवा, तरल पदार्थ या अन्य सामग्री न दी जाए। अस्पताल के अनुसार लंबे समय से उपवास और शरीर में पानी की कमी के कारण सोनम वांगचुक की काफी कमजोर हो गई हैं। हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के जरूरी मानकों को सामान्य करने के लिए लगातार चिकित्सकीय निगरानी और उपचार की आवश्यकता है। मोदी जी इतना अहंकार मत करो। सोनम वांगचुक पर पुलिस के एक्शन से भड़के केजरीवाल संजय सिंह का भी हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहंकारवश सोनम वांगचुक का अपमान किया है और उन्हें इस तरह हटाने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। दिल्ली की जेलों में रंगदारी और रिश्वत का बड़ा खेल। 3 जेल अफसरों समेत 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। दिल्ली की जेलों में रंगदारी और रिश्वतखोरी के संगठित रैकेट के मामले में राउस एवेन्यू स्थित विशेष एसीबी अदालत ने रोहिणी जेल के 3 अधिकारियों एवं अधिवक्ता और एक निजी व्यक्ति को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के प्रभावशाली पद और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिहा करने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली एचसी के आदेश से 4 देशों में भारतीय वीजा सेवाएं प्रभावित। केंद्र ने एससी से तत्काल दखल की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हालिया आदेश के बाद विदेशों में भारतीय दूतावासों के जरिए संचालित वीजा, पासपोर्ट और काउंसुलर सेवाओं पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा स्थित भारतीय मिशनों में आउटसोर्स की गई सेवाएं बाधित हो गई है, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों, ओसीआई कार्ड धारकों और विदेशी वीजा आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत समेत कई देश वीजा और काउंसुलर सेवाओं के संचालन के लिए निजी एजेंसियों की मदद लेते हैं।
दिल्ली के जहांगीरपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 3 नाबालिग हिरासत में, गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम। जहांगीरपुर में बीती रात 5 से 6 लड़कों ने एक युवक की डंडों व लात घोंसों से पीटकर हत्या कर दी। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। LNG-JP अस्पताल में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई। हत्या के कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। 6-7 महीने पहले दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 नाबालिग को पकड़ा है। इस बीच शव को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हुए हैं और हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद लोग सड़क से हटे। दिल्ली में पहली तेज बारिश के सामने आई 24 जलभराव हॉटस्पॉट, 8 जगहों पर फिर दोहराई गई पुरानी समस्या। राजधानी में मॉनसून की पहली तेज वर्षा के बाद जलभराव वाले 24 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इनमें से 8 स्थान ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष भी पानी भरने की समस्या सामने आई थी। इससे साफ है कि मॉनसून से पहले किए गए सुधार कार्यों के बावजूद कई संवेदनशील इलाकों में जल निकासी की समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो सकी है। हॉटस्पॉट की समीक्षा के लिए यातायात पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा NHAI, DMRC, PWD, MCD, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन विभाग, DTC और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली के यमुना पार में अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें, पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। यमुना पार की सड़कों पर यातायात और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सड़क से लेकर फुटपाथ तक अतिक्रमणकारों का कब्जा है। इससे शहर में प्रतिदिन सड़कें संकरी होती जा रही है और पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ खत्म होते जा रहे हैं। इसके कारण सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि सड़कों पर फैल रहे अतिक्रमण की ओर प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। खिचड़ीपुर मेन रोड, शाहदरा GT रोड, लाल क्वार्टर मार्केट, विकास मार्ग और पपड़गंज रोड पर अतिक्रमण की स्थिति बेहद खास है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, जबकि फुटपाथों पर हड्डी पटरी वालों का पूरी तरह से कब्जा है। दिल्ली में शिक्षक ने किया था छठी की छात्रा का यौन शोषण, बाल सुरक्षा माह में मिली शिकायत की हिम्मत। दिल्ली सरकार पहली बार राजधानी के स्कूलों में दिल्ली पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर बाल सुरक्षा माह चला रही है। इसमें पुलिस बल व अन्य विभागों के अधिकारी स्कूलों में जाकर गुड व बैड टच और पॉक्सो के बारे में बता रहे हैं। इसका असर भी सामने आ रहा है। सीमापुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक छठी कक्षा की छात्रा का यौन शोषण कर रहा था। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को डराया भी, लेकिन बाल सुरक्षा अभियान के से छात्रा को हिम्मत मिली और उसने शिक्षक पर करतूत स्कूल व विभागों की बताई। छात्रा की शिकायत पर शुक्रवार को सीमापुरी थाना ने यौन शोषण पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस की आजादी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की ढाल नहीं बन सकती, डिजिटल मीडिया पर दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी। इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तेजी से बढ़ने के कारण मीडिया के एक बड़े हिस्से के अनियमित और असंगठित होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की आजादी पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी का इस्तेमाल गैर जिम्मेदार पत्रकारिता या ऐसी सामग्री फैलाने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया सकता है जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करे। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाने की जरूरत पर जोर दिया जो जवाबदेही, कानून का सम्मान और नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखे। पीठ ने कहा कि मीडिया को यह समझना चाहिए कि जनमत बनाने की उसकी ताकत के साथ संयम, निष्पक्षता और जिम्मेदारी बरतने का कर्तव्य भी जुड़ा होता है। ड्यू की अनोखी पहल, हर साल 6000 दुर्लभ किताबें, शोध ग्रंथों और जर्नलों का होगा संरक्षण। ड्यू ने अपने पुस्तकालयों में वर्षों सुरक्षित दुर्लभ पुस्तकों, शोध ग्रंथों और प्रिंट जर्नलों को सुरक्षित रखने के लिए सराहनीय पहल की है। विश्वविद्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम के तहत आने वाले पुस्तकालयों के लिए अनुभव बुक बाइंडर्स के पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत हर वर्ष करीब 6000 पुस्तकों, जर्नलों और शोध ग्रंथों की बाइंडिंग कराई जाएगी, जिस पर लगभग 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। 5 वर्षों में जुलाई की सबसे गर्म रही शुक्रवार की रात, IMD का 2 दिन का येलो अलर्ट। उमस भरी गर्मी शुक्रवार को भी जारी रही। दिन का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, परंतु उमस के कारण लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस हुई। वहीं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को यह 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इससे पहले जुलाई में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 1 जुलाई 2021 को दर्ज हुआ था, यानी यह पिछले 5 वर्षों में जुलाई की सबसे गर्म
रात रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की वर्षा का पूर्वानुमान लगाया था। दिन में बादल छाए रहे लेकिन वर्षा नहीं हुई। 27 जुलाई को चेयरमैन का चुनाव, भाजपा में इन नेताओं के नाम सबसे आगे। एमसीडी की वार्ड कमेटियों के चेयरमैन के चुनाव के बाद अब निगम की शक्तिशाली कहे जाने वाले स्थायी समिति ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की दौड़ शुरू हो गई है। निगम की अधिसूचना के अनुसार 27 जुलाई को स्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के चुनाव होंगे, जबकि 21 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। ऐसे में भाजपा अगले साल दिसंबर के आखिरी में होने वाले निगम के आम चुनाव को देखकर ही नए चेयरमैन के प्रत्याशी बनाने को निर्णय लेगी। इसमें सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान चेयरपर्सन सत्या शर्मा का नाम है, क्योंकि प्रदेश भाजपा में उनके काफी पकड़ मजबूत है। शर्मा के अलावा सत्यपाल सिंह के साथ ही पवन सहरावत, जगमोहन महलावत का नाम भी चर्चा में है। दिल्ली के मायापुरी मेट्रो स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, शाफ्ट में गिरने से हाउसकीपिंग कर्मचारी की मौत। मायापुरी मेट्रो स्टेशन पर नियमित सफाई के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 54 वर्षीय हाउसकीपिंग कर्मचारी की शाफ्ट में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश के रूप में हुई है। वह स्टेशन परिसर में स्थित सिग्नल एंड टेलीकॉम शाफ्ट की सफाई कर रहा था, तभी शाफ्ट की जिप्सम रोबोट की फ्लोरिंग अचानक टूट गई और वह कई फीट नीचे जा गिरा। गंभीर रूप से घायल रमेश को तत्काल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 26/11 आरोपी तहव्वुर राणा ने तिहाड़ जेल में कूलर मांगा। एनआईए कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया यह निर्देश। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश के आरोपित तहव्वुर राणा की ओर से तिहाड़ जेल में कूलर उपलब्ध करवाने की मांग पर जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तहव्वुर राणा ने भीषण गर्मी और सेल में खराब स्वच्छता का हवाला देते हुए अदालत में आवेदन दिया था। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को जन सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि वे तहव्वुर राणा के आवेदन पर जेल नियमों के अनुसार विचार करें। तहव्वुर राणा ने अपने आवेदन में कहा कि उसकी जेल में स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं है। मॉनसून के बावजूद यमुना में सिर्फ 352 क्यूसेक पानी, पर्यावरणीय प्रवाह पर उठे सवाल। मॉनसून में हथनीकुंड बैराज में पहले से अधिक पानी पहुंचता है, इसके बावजूद यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। नदी की जगह अधिकांश पानी नहरों में डाला जा रहा है। पर्यावरण विधि से लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि नदी को साफ व अविरल बनाने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करना होगा। जुलाई में पहाड़ों पर वर्षा होने से हथनीकुंड बैराज में पिछले माह की तुलना में अधिक पानी पहुंच रहा है। आईआरएस अधिकारी की बेटी के मर्डर केस की चार्जशीट में हैवानियत उजागर, 973 पन्नों में 22 गवाहों के रैंकटे खड़े करने वाले बयान। अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी की बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में 86 दिन बाद पुलिस ने आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ 973 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बर्बरता की पूरी वारदात को पढ़कर रैंकटे खड़े हो गए। चार्जशीट में दर्ज है कि घर के बाहर छिपाकर रखे एक अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करके घुसे आरोपी ने बर्बरता की हद पार करते हुए टेबल लैंप से हमला कर युवती की नाक तोड़ दी थी। हाथ पैरों से अनगिनत बार नोचा। इतने में ही मन न भरा तो मोबाइल चार्जर के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। कमाई में उछाल या पुराना स्टॉक निकालने की रणनीति, जाने डीडीए के 1020 करोड़ के राजस्व का सच। डीडीए ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1020 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 120% ज्यादा है। इस दौरान कुल 1284 फ्लैट बिके हैं। ऊपर से देखने में यह आंकड़े भले बड़े लगते हैं, लेकिन जमीन की पर इसकी कहानी कुछ अलग है। इस बार की पूरी बिक्री केवल एक ही इलाके के भरोसे रही है। कुल बिके फ्लैटों में से 90% सिर्फ नरेला में बिके हैं। नरेला में अचानक आई इस तेजी के पीछे उन पुरानी खामियों को दूर करना है, जिनकी वजह से सालों में यहाँ फ्लैट बिक नहीं रहे थे। ये दिल्ली के पूर्व एलजी और डीडीए के अध्यक्ष पूर्व वीके सक्सेना ने इन कमियों को दूर करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में बनने जा रहा 35 मंजिला ट्विन टावर सचिवालय जानिए आईटीओ क्यूब बना सरकार की पहली पसंद। आईटीओ पर ही बनेगा दिल्ली सरकार का ट्विन टावर सचिवालय बनेगा। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ट्विन टावर सचिवालय परियोजना अब शुरुआती चरण में पहुंच गई है। सरकार आईटीओ स्थित प्रस्तावित नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए जल्द ही ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी में है। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी में अलग अलग स्थानों पर संचालित सरकारी विभागों को एक ही परिसर में लाना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
सिगरेट के लिए दिए 100 के नोट को देख हुए शक, नकली नोट बनाने वाले दबोचे मुंबई में बनाते और दिल्ली में खपाते। मुंबई में नकली करेंसी बनाकर दिल्ली में खपाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 299 नकली नोट बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में चल रहे प्रिंटिंग सेटअप पर छापा मारकर एप्सन प्रिंटर, जेब्रोनिक्स लेमिनेशन मशीन, लैपटॉप भारत और आरबीआई वाटरमार्क कागज आदि सामग्री की है। विशेष बात यह है कि भरोसा डेयरी के दुकानदार की सजगता से पुलिस ने गिरोह तक पहुंचाया है। दिल्ली में साल दर साल बढ़ रहा है शिकायतें खारिज होने का ग्राफ, क्यों खाली हाथ लौट रही है जनता। दिल्ली में जब लोकायुक्त संस्था की नींव रखी गई थी तब मुख्य मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ना था, लेकिन आज हकीकत इसकी ठीक उलट है। खुद लोकायुक्त ही इस लड़ाई में बेहद बेबस और लाचार नजर आ रहा है। सरकारी कामकाज में ईमानदारी और जवाबदेही तय करने के लिए बनी संस्था आज सीमित अधिकारों, कमजोर कानून और संस्थानों की भारी कमाई के कारण पंगु बनकर रह गई है। आलम यह है कि बीते 3 साल में आई 1512 में से 1373 शिकायतें इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि वो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर थी। वे आंकड़ा दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली जनता को यहां से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। 25 साल में दिल्ली का हरित आवरण 8% से बढ़कर हुआ 25%। इस साल बटेंगे 10 लाख फ्री पौधे। दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण से निपटने और शहरी पर्यावरण को सुधारने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और राहगीरी फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित क्लीन एयर डायलॉग के 3रे संस्करण में पर्यावरण विशेषज्ञों, शहरी योजनाकारों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर पक्की सड़क या फुटपाथ के मुकाबले हरियाली को प्राथमिकता देने, वृक्ष गणना को अनिवार्य करने और अलग अलग पेड़ लगाने की पुरानी सोच को बदलकर तालाबों, जंगलों और सड़कों व पार्कों को एक संपूर्ण पारिस्थितिकीकरण व्यवस्था के रूप में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। लाल किला आतंकी हमले से जुड़े केस में जवाद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत खारिज, पत्नी से मिलने को मिली सशर्त पैरोल। लाल किला परिसर में हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने जवाद अहमद को 21, 23 और 25 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए कस्टडी पैरोल पर पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि वे अपनी पत्नी के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे। अंतरिम जमानत की मांग को ठुकराते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पेश किया गया है कि याचिका की पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है या कोई आपातकालीन स्थिति जैसी बात है, बल्कि स्वास्थ्य सुधर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।